हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ जय मिश्रा और आज हम जर्मी वेंथम से जुड़े एक टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, उपयोगितावाद को। लेकिन हम बेसिकली जर्मी वेंथम के साथ साथ मिल के उपयोगितावाद को भी समझेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने मिल के लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे उपयोगितावाद की शुरुआत हुई, कैसे उपयोगितावादी विचार जो है आगे बढ़ा, है ना। तो ये बात 19th सेंचुरी की है, जब औद्योगिकरण अपने चरम पे था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने चरम पे थी। ठीक है, तो लोग अपने आर्थिक पक्ष को अधिक महत्वपूर्ण मान रहे थे, है ना। इसके पहले जो हॉब्स और लॉक रहे, जैसे मैकियावेली ने शक्ति को महत्वपूर्ण माना, हॉब्स ने आत्म संरक्षण को महत्वपूर्ण माना और लॉक ने संपत्ति को महत्वपूर्ण माना। तो ये अमूर्त रूप से थोड़ा था, मतलब एग्जैक्टली किस बात की बात कर रहे हो आप, नहीं क्लियर नहीं था। लेकिन जो औद्योगिक क्रांति के समय जो ऐसा हुआ कि बेंथम ने सुख को प्रधान माना, सबसे महत्वपूर्ण माना। अच्छा, ये जानने से पहले हम आपको कुछ बेसिक बातें बता दें कि उपयोगितावाद बेसिकली उदारवाद ही है। ठीक है, ये उदारवादी विचार ही है। ठीक है, और व्यक्तिवादी विचार ही है। व्यक्तिवादी कैसे? यानी ये परिणाम को महत्वपूर्ण मानता है, प्रोसेस को नहीं। ठीक है, अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। अच्छा, उदारवाद कैसे है? उदारवाद इसलिए क्योंकि ये लोकतंत्र को मानता है, विधि के शासन को मानता है, अधिकारों को मान्यता देता है। ठीक है, और ये व्यक्ति को केंद्रीय और प्राथमिक मानता है, समाज को द्वितीयक। और ये मानता है कि राज्य मानव निर्मित संस्था है। ठीक है, और अगला ये कि व्यक्ति जो है साध्य है, राज्य साधन है। व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख चाहिए, राज्य सुख प्रदान करने का एक साधन है। इवन आप देखोगे कि बेंथम के चिंतन का जो संपूर्ण आधार है वो हर जगह, चाहे वो लोकतंत्र का हो, चाहे वो अधिकारों की बात कर रहा हो, है ना, चाहे वो संसदीय व्यवस्था में सुधारों की बात कर रहा हो। ठीक है, तो वो सुख को ही आधार और केंद्रीय मानता है। फंडामेंटल चीज उसकी सुख है, उसको सुख मिलना चाहिए। इवन उसने प्राकृतिक अधिकारों की बात को, सामाजिक समझौते की बात को और सामान्य इच्छा की बात को भी नकार दिया। उसने सिर्फ सुख की बात की। उसने राज्य को भी इसलिए महत्वपूर्ण माना क्योंकि राज्य हमें सुख प्रदान करता है। सुख प्रदान करने वाली संस्था है, कृत्रिम संस्था है, उपयोगी संस्था है। अगर मान लो दंड देता है तो राज्य कुछ व्यक्तियों को दंड देता है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक व्यवस्था कायम करता है ना, अवसर देता है सबको। ठीक है, अच्छा, मूलतः हम देखें अच्छा कि जो यूनानी युग में एक विचारक हुए, यूनानी विचारक थे एपिक्यूरस। एपिक्यूरस एपिक्यूरस की बात को बेंथम ने भी दोहराया कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जो उन्हें सुख प्रदान करें। ठीक है, और दुखों से बचाए। और तो इसी बात को बेंथम ने कहा कि प्रकृति में मानव जीवन के दो स्वामी हैं, एक सुख और दूसरा दुख, यानी प्लेजर एंड पेन, है ना। आधुनिक युग में जो प्रथम उपयोगितावादी विचारक हैं, है ना, वो हैं डेविड ह्यूम। जो प्रथम उपयोगितावादी विचारक हैं वो हैं डेविड ह्यूम। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहना चाहिए ताकि हमें कोई कहीं एग्जाम में पूछे तो हम कर सकें इसको। ये ह्यूम लिखा है, सॉरी। ठीक है, तो अच्छा, ये दो, इन्होंने दो शब्द लिए। प्रिस्टले से क्या लिया इन्होंने कि मानव जीवन के दो स्वामी, सुख और दुख, यानी प्लेजर एंड पेन। और हैचिंसन से ये लिया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो यही बात व्यक्ति ने बेंथम ने कही कि मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो अधिकतम सुख की प्राप्ति करना है और दुखों को न्यूनतम करना है, मिनिमाइज करना है दुख को, है ना। पेन को कम करना है, प्लेजर को बढ़ाना है। ठीक है, अब आप अब हम अपने जीवन में खुद देखेंगे, अगर हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें जैसे क्या कुछ मन्नत मांगते हैं कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम लग जाए हमारा, या एग्जाम में पास हो जाए, या हमारा कोई ये टास्क कंप्लीट हो जाए, काम कंप्लीट हो जाए, है ना। है ना, तो उससे क्या होता है, हम क्या भगवान से मतलब साक्षात दर्शन करने तो नहीं आते, अपने किसी सुख के लिए आते हैं ना, तो वहां भी देख सुख जुड़ा हुआ है। और जैसे आप गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं ना, तो जॉब तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं।
लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि हाँ, अब बेंथम आगे ये भी कहता है कि सुख का आकलन करता है। बेंथम कैसे करता है सुख का आकलन? फेलिसिफिक फेलिसिफिक कैलकुलस यानी हेडोनिक। अच्छा, सुखवादी दर्शन है। हेडोनिज्म के इसको कहा जाता है, सुखवादी दर्शन है ये। अच्छा, बेंथम जो है, जो संवैधानिक लोकतंत्र और उदारवाद की जो व्याख्या करता है वो सुख और दुख के आधार पर ही करता है। ठीक है। और इवन आप देखोगे कि जो एक वेपर थिंकर हुआ, वेपर नाम से, उसने मिल को क्या कहा? मिल को कहा कि सापेक्ष सापेक्ष सापेक्षवादी, किस रिस्पेक्ट में कहा? और निरपेक्षवादी बेंथम को कहा। क्यों कहा? क्योंकि बेंथम जो है वो इतिहास, धर्म, संस्कृति, परंपरा को नहीं मानता। ठीक है। और जबकि मिल जो है वो धर्म, संस्कृति, इतिहास, कल्चर सबको मानते हुए अपनी विचार प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है। तो ये दो बातें याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, हेडोनिक जो कैलकुलस है, फिलोसफिक कैलकुलस जो है, उसमें ये 7 आधार दिए बेंथम ने सुख के मात्रात्मक आकलन करने के लिए, कि कैसे हम सुख का यानी प्लेजर को हम मेजर करेंगे, मतलब मापन करेंगे। ठीक है। वो कौन कौन से थे? कि इंटेंसिटी। अच्छा, ये हमें पूरे साथ के साथ याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में सीधे पूछ लेता है। ठीक है। इंटेंसिटी यानी कि हमें किस गहराई तक सुख की अनुभूति मिल रही है, प्राप्त हो रही है। दूसरा, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, यानी कि जैसे आपने कोई एग्जाम दिया गवर्नमेंट का, या फिर कोई आप कहीं आपको जाना है, तो कितने परसेंट चांस है कि आप वो एग्जाम क्लियर कर लोगे? 70%, 80%, है ना? 90% या 100%? तो कितनी श्योरिटी है इस बात में? अच्छा, फिकंडिटी यानी उर्वरता की बात कर रहा है। यानी कि अगर आपने कोई सुख प्राप्त किया, सपोज करो आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने गए, है ना, तो वहां पे आपका जो मेंटल एक वो था, मतलब हेडेक दूर हो गया, आपको अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ, लेकिन साथ साथ वहां पे मान लो सपोज करो आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, है ना, तो अच्छे नेचुरल एनवायरनमेंट में आपकी वो भी समस्या समाधान हो गई। तो मतलब ऐसा सुख जिसको प्राप्त करने से हमें अन्य सुख भी प्राप्त मिले, अन्य सुखों की भी प्राप्ति हो, है ना। अच्छा, ड्यूरेशन क्या कहता है ये? समयावधि, यानी कि वो सुख हमें कितने समय तक या कितनी अवधि तक मिलेगा, कितनी अवधि तक वो बना रहेगा, सस्टेन रहेगा, मेंटेन रहेगा। और एक्सटेंट मतलब विस्तार, यानी वो सुख कितने लोगों तक मिलेगा, कितने लोगों को, मान लो समाज में 100 लोग रह रहे हैं उस किसी सोसाइटी में, गाँव में या शहर में, तो कितने लोगों को मिलेगा? 70 लोगों को, 80 लोगों को, है ना। उत्पादकता यानी, सॉरी यहाँ पे प्योरिटी यानी कि शुद्धता लिखना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर होता। तो प्योरिटी यानी कि आप जो सुख प्राप्त कर रहे हैं उसमें दुख की मिलावट ना हो। सपोज करो कि आप किसी रास्ते में कहीं घूमने जा रहे हो, है ना, पिकनिक पे जा रहे हो या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, तो अम्यूजमेंट के लिए, खुशी के लिए जा रहे हो अपने, ठीक है, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो दुख का कारण हो जाएगा। तो हमें दुख ना मिले। और निकटता यानी कि प्रोपेंक्विटी, यानी वो सुख हमें कितनी जल्दी मिलेगा, यानी कि सन्निकटता, यानी निकटता, कि तत्काल मिल जाए वो सुख। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि जो इन सुखों की बात हो रही है, जैसे आप इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में आपको चाय पीना पसंद होगा या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर कॉफी? कौन सी चीज आपको अधिक से अधिक सुख प्रदान कर रही है? ठीक है। तो इसी बात को बेंथम ने ध्यान रखते हुए क्या कहा? बेंथम ने कहा कि हमें अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहिए, दुखों को कम करना चाहिए। ठीक है। और सुख मात्रात्मक होते हैं, भौतिक होते हैं। ठीक है। और इसलिए अत्यधिक मात्रा में सुख प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। और यदि सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्पिन खेलना, पुष्पिन में समझ लो कि कोई, पता नहीं, कोई कार्ड खेलते हैं लोग, है ना, या फिर कोई ऐसा गेम, है ना, तो पुष्पिन पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कोई काव्य पढ़ना। अब काव्य तो मतलब एक पुस्तक ही पढ़ने की बात हो गई। ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि इसका मतलब ये हो गया कि बिंथम प्लेजर प्लेजर और हैप्पीनेस में फर्क नहीं कर रहा है।
हैप्पीनेस में फर्क नहीं कर रहा है, यानी कि सुख सुख और आनंद, आनंद की अनुभूति में वो फर्क नहीं कर रहा है, ठीक है बेंथम। और जबकि मिल इन दोनों में फर्क करता है कि आनंद यानी हैप्पीनेस अलग है और प्लेजर अलग है। अच्छा बेंथम ये भी कहता है कि वही चीज उपयोगी है या वही चीज अधिक लाभदायक है, वही कार्य जो हमें अधिक से अधिक सुख प्रदान करे मात्रा के आधार पर। अगर हम यही देखें कि एक व्यक्ति कितना खाना खाता है, सोचो कि कितना खाना खाता है, तो उसको अधिक अनुभूति होगी सुख की, या फिर तो इस हिसाब से तो जानवर अधिक खाना खा लेंगे, है ना, या तो भौतिक सुख तो जानवर को अधिक मिल जाएगा व्यक्ति से अधिक, ठीक है। तो ये मात्रा के आधार पर बात कर रहा है। तो जेएस मिल ने बेंथम की उपयोगितावादी मान्यता को खंडन किया। किसमें किया? इन्होंने एक यूटिलिटरिज्म की एक पुस्तक लिखी, ठीक है, मिल ने, और इसके उपयोगितावादी मान्यताओं का खंडन किया। अच्छा, बेंथम ने अपनी उपयोगितावादी मान्यताओं के विचार देने के लिए कौन सी बुक लिखी थी? आपने ऊपर वाली स्लाइड में देखा होगा, फिर भी आपको याद रखना है कि एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, इसी किताब में इन्होंने बेंथम ने अपने उपयोगितावादी विचार दिए, ठीक है। और यूटिलिटरिज्म में मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी मान्यताओं या कमियों का उजागर किया और उनमें सुधार किया, ठीक है। अच्छा, बेंथम तो यही मात्रा की बात कर रहा है कि सुख केवल मात्रात्मक होता है, लेकिन मिल कह रहा है कि सुख मात्रात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी है। अब आप सोचिए कि मात्रात्मक होने का क्या मतलब है कि आप समझ लो कि ठंडियों का मौसम है और सो रहे हो सुबह तक, लेट नाइट तक या लेट लेट मॉर्निंग तक उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो। आपको समझ लो कि आप 10 किलो का एक मानक लेते हैं और आप मॉर्निंग में उठ गए, मॉर्निंग तक सो रहे हो, तो लेट मॉर्निंग तक सो रहे हो तो आपको 5 किलो मिल गया सुख। और आप मूवी देखने चले गए तो आपको 8 किलो मिल गया। तो आप अधिक से अधिक जिस कार्य में सुख मिल रहा है वो कार्य करेंगे, है ना। अच्छा, ये व्यक्ति बेंथम और मिल के निजी विचार हैं, आप इसको एग्जाम तक सीमित रखिए, इसको जीवन में अपनाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मिल कह रहा है कि सुख जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं, जबकि बेंथम मात्रात्मक की बात कर रहा है। अच्छा, जो गुणात्मक सुख होगा वो नैतिक होगा, उच्चतर होगा, आध्यात्मिक होगा, और जबकि जो मात्रात्मक सुख है वो भौतिक और निम्नतर सुख होगा। यानी सुख जो है मिल के अनुसार एक एग्जाम्पल के रूप में समझे कि एक माँ है जो स्वयं खाना खा के सुखी हो गई, ठीक है, ये उसका मात्रात्मक पहलू हो गया, मतलब ऑब्जेक्टिव पहलू हो गया। लेकिन अगर वही माँ भूखी रहकर अपने बच्चों को खाना खिला रही है तो ये गुणात्मक सुख, उसकी आंतरिक अनुभूति हुई, उसकी अंतरात्मा को शांति मिलेगी, खुशी महसूस होगी, ठीक है। आगे हम ये देखते हैं कि मनुष्य केवल भौतिक सुखों को पीछे नहीं दौड़ता, उसकी कुछ नैतिक इच्छाएं भी होती हैं, नैतिक खुशियां भी होती हैं, कुछ कलात्मक भी होती हैं, और बौद्धिक। बौद्धिक मतलब कुछ कोई किताब पढ़ के, नैतिक मतलब कोई अच्छा कार्य करके, है ना, किसी की सहायता करके, है ना। और कलात्मक का मतलब ये हो गया कि मान लो आपने कोई किसी आर्टिस्ट की तरह किसी चित्र बनाया या कोई अच्छा सौंदर्यपूर्ण कोई कार्य किया, है ना। तो खुशियों के मायने सबके लिए अलग अलग हैं, तो गुणवत्ता के हिसाब से। अच्छा, मिल ये भी कहता है कि उच्च कोटि का जो सुख है, मतलब वो कम संतुष्टिदायक होने के बावजूद भी, उच्च कोटि का जो सुख है वो कम संतुष्टिदायक होने के बावजूद भी ग्राह्य है, जबकि जो निम्न कोटि का जो सुख है वो अधिक संतुष्टिदायक होने के बावजूद भी वो त्याज्य है। यानी निम्न कोटि का जो सुख है, मात्रात्मक सुख है, वो अधिक संतुष्टिदायक है लेकिन उसको त्याज्य है। इसका क्या मतलब क्या हुआ कि केवल आप भौतिक सुखों की ही बात मत कीजिए, गुणात्मक सुखों की। यानी भौतिक का मतलब क्या हुआ? जो अपनी इंद्रियों से देखकर, खाकर ग्रहण कर रहे हैं, जो बाहरी सुख है। और आंतरिक सुख जो आप महसूस करके अपनी आत्मा के अनुसार आध्यात्मिक खुशी मिल रही है और आंतरिक खुशी मिल रही है, ठीक है। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक यही फर्क है। अच्छा, मिल यही कहता है कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट सुकरात कहीं अच्छा और बेहतर है। अच्छा, मूर्ख होना क्या है, मूर्ख होना क्या है और सुकरात होना क्या है, इसमें हम यहाँ फर्क करेंगे, और एग्जाम में सीधे पूछता है, इसको हमेशा याद रखेंगे स्टेटमेंट के तौर पे, है ना। मूर्ख मतलब क्या कह रहा है कि ये मूर्ख है, ये मात्रात्मक सुख ग्रहण करेगा, मात्रात्मक, ठीक है। और
सुकरात कैसी सुख ग्रहण करेगा? गुणात्मक। कैसे? अच्छा, जो मात्रात्मक सुख है वो ज्यादा और कम होगा, और जो गुणात्मक सुख है वो उच्चतर या निम्नतर होगा। ठीक है। मूर्ख तो एक भौतिक सुख ग्रहण करेगा, जबकि सुकरात आत्मिक सुख, आंतरिक सुख, आत्मीय सुख, आध्यात्मिक सुख ग्रहण करेगा। अब आप स्वयं देखिए कि मानव और व्यक्ति के जो भौतिक आवश्यकताएं हैं लगभग समान है, अलग नहीं है ना। दोनों एक जैसे समान उनकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं। तो कौन सा सुख बेहतर है ये निर्धारित कौन करेगा? पशु या जानवर? दिमाग या तार्किक शक्ति, बौद्धिक ज्ञान किस में होता है, पशु या जानवर में? सॉरी, पशु में या फिर मानव में? ये है निर्धारित तो मानव ही करेगा ना कि कौन सा सुख ज्यादा बेहतर है, गुणात्मक वाला या मात्रात्मक वाला। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि वेंथम के जो विचारों की आलोचना की मिल ने, और मिल ने जिस अपने विचार के माध्यम से सुखवादी दर्शन दिया वो एक पशु का के समान माना। ठीक है। और यही चीज आप देखेंगे कि कार्लाइल एक विचारक हुआ। कार्लाइल एक विचारक, क्या कवि मानेंगे इसे हम, कवि था और इंग्लैंड का। और उसने पिग फिलॉसफी कहा, बेंथम के विचार को पिग फिलॉसफी कहा। कि पिग, अब किसी व्यक्ति को सुअर या विचार को सुअर कहोगे तो लोएस्ट एमंग द एनिमल है ना, सब उससे निकृष्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो उसकी आलोचनाओं के बचाव में मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी विचारों को संशोधित किया। इवन वेपर जो एक थिंकर है या विचारक है, राजनीतिक है, उसने मिल के विषय में कहा कि उपयोगितावाद से जुड़े आरोपों से के बचाव के लिए मिल ने उपयोगितावाद के संपूर्ण आधार को ही पलट दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मिल को कि अंतिम उपयोगितावादी है, अंतिम उपयोगितावादी विचारक मिल है। ठीक है। क्योंकि उसने माना ना, इसने उसने माना कि सभी लोगों का सुख ही महत्वपूर्ण है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, और गुण के आधार पर उसने प्राथमिकता दी। ठीक है। और आगे मिल ये भी कहता है कि नैतिक उद्देश्यों, मतलब जो संशोधित किया वो नैतिक उद्देश्य के लिए, मानवीय विकास के लिए और व्यक्तिगत गरिमा और आत्मसम्मान की बात करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में उसने संशोधित किया बेंथम के उपयोगितावादी विचारों को। ठीक है। और सच्चा सुख केवल भौतिक सुख संतुष्ट के में निहित नहीं है, बल्कि चरित्र के विकास ही वास्तविक सुख है। क्योंकि अगर आपको उच्च कोटि का सुख प्राप्त करना है तो आपको उच्च कोटि का चरित्र भी रखना पड़ेगा, है ना। तो उच्च कोटि के चरित्र जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि मिल ने बेंथम के जो फेलोसफिक कैलकुलस है या सुखवादी जो आकलन है, बेंथम ने ये विचार दिया था। ये फेलोसफिक कैलकुलस एग्जाम में पूछ लेगा कि ये सुख में आकलन का विचार किसने दिया था, बेंथम ने दिया था। और इसकी आलोचना किसने की? मिल ने की। और इसको बेतुका यानी एब्सर्ड कहा। क्योंकि मापन हम उन चीजों का कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव हो, मात्रात्मक हो। हालांकि बेंथम तो सुख को मात्रात्मक ही मान रहा है, लेकिन मिल सुख को मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी कह रहा है। ठीक है। तो गुणवत्ता का आप मापन कैसे कर पाएंगे? गुणवत्ता तो सब्जेक्टिव है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग है सुख के मायने गुणवत्ता के आधार पर, है ना। तो इसलिए उसने कहा कि निष्पक्ष आकलन नहीं किया जा सकता। बेंथम ने बेंथम के विचार की आलोचना की। और मिल ने ये कहा कि मिल ने ये कहा कि स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता से ही हम सुख को प्राप्त करते हैं, और अन्य सुखों को कैसे प्राप्त करना है अन्य पता लगाते हैं, उनका पता भी लगाते हैं और प्राप्त करने में समर्थ भी होते हैं अन्य सुखों को। तो स्वतंत्रता को सर्वाधिक सबसे बड़ा सुख माना उसने, मिल ने माना। और एकदम एज इट इज स्टेटमेंट हम इसकी याद रखेंगे। तो अच्छा, हम है एक अंतर भी करेंगे। ठीक है। जैसे बेंथम ने हैप्पीनेस हैप्पीनेस और प्लेजर की बात हो रही है, पीएल प्लेजर। ठीक है। यानी ये सुख है, ठीक है, और ये आनंद है। ठीक है, आनंद। तो बेंथम हैप्पीनेस और प्लेजर को एक मान रहा है, जबकि मिल प्लेजर और सुख को, प्लेजर और हैप्पीनेस को अलग मान रहा है। ठीक है। और हैप्पीनेस का मतलब क्या हुआ? ये आंतरिक है, आपके आंतरिक है, और ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है ये।
ठीक है, ये आंतरिक है और ये आत्मिक है, ठीक है, ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये गुणवत्तापूर्ण है, ठीक है। और प्लेजर क्या है? मात्रात्मक है, मात्रात्मक है, और क्या है? भौतिक है, और ये इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेजर जो है बाह्य है, बाहरी सुख है, बाहर से हमें देखकर, छूकर, खाकर, महसूस करके प्राप्त होता है, और ये आंतरिक है, हैप्पीनेस। तो ये अंतर हमें फर्क करना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं। अब हम कुछ पीवाईक्यू देखेंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, अभी तो हम केवल इसी टॉपिक पे देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है कि बेंथम ने एक विचार दिया कि कौन सा एक बेंथम के सुखमयी संगणन या जो मेजरमेंट था, जो फेल्सिफिक कैलकुलस थी, उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये उत्तराखंड पीएससी जो लेक्चर का एग्जाम था 2020 में पूछा जा चुका है ये। तो इसमें कौन कौन सा है? एक ऑप्शन है सन्निकटता, ठीक है, सन्निकटता, मूल्य, उर्वरता, फिकंडिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी, ये तो था ऑप्शन में, ये भी था। अब पूछ रहा है कौन सा नहीं था, इसको हमेशा याद रखना है। तो मूल्य नहीं था उसमें, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे इसमें, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे और कौन से क्वेश्चन है पीवाईक्यू की। सुख की मात्रा, सॉरी, सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन खेलना और काव्य पाठ पढ़ने में कोई भेद नहीं। ये जर्मी बेंथम का प्रश्न विचार है, कथन है जर्मी बेंथम का। और अब आप ऑप्शन देखेंगे, सीधे ऑप्शन पे आ जाइए। जर्मी बेंथम का विचार है, कह रहा है कि सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन और काव्य पाठ में कोई भेद नहीं है, ठीक है। अब बेंथम सुख के मात्रात्मक पहलू की बात करता है, और मिल गुणात्मक की भी बात करता है और मात्रात्मक की भी बात करता है, ठीक है। तो अब जब सुख, इसमें क्या है, सुख की मापन केवल मात्रा के आधार पर होता है। अब हम बेंथम के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। अब ये पहले ऑप्शन में केवल केवल मात्रा की बात की गई, ठीक है। अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, सुख का मापन गुण के आधार पर, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि बेंथम गुण की बात कहीं नहीं करता। फिर अगले तीसरे ऑप्शन में गुण समस्त वस्तुओं का मापक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि सुख का मापन केवल मात्रा के आधार पर, तो यही सही माना जाएगा, ठीक है। और ये भी पूछा जा चुका है यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम 2021 में, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये पुस्तक है, ये नैतिकता एवं विधायन के नियम। आपको स्टार्टिंग में ही देखा होगा स्लाइड में कि उपयोगितावाद के विचार स्टार्टिंग में ही था कि जब बेंथम ने जिसमें अपनी उपयोगितावादी विचार दिए कि एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, है ना। तो सीधे सीधे किस बुक का नाम, अच्छा बुक के नाम आपको इंग्लिश में याद रखने हैं मोस्टली, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा अटपटा हो सकता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है वो होगा और हिंदी में भी होगा। तो ये तो सीधे सीधे है, बेंथम ने ही लिखी थी। इसमें बोधा तो संप्रभुता के विचार दिए तो है ही नहीं, ब्लैकस्टोन भी नहीं होगा, बर्क भी नहीं होगा, एडमंड बर्क नहीं होगा, ठीक है। एडमंड बर्क तो रूढ़िवादी विचारक है, वैसे भी ये संप्रभुता का विचार बोधा ने दिया ब्लैक, ठीक है। और अब हम कुछ पुस्तकें देखेंगे, बुक्स देखेंगे कि जो पहले पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में। मतलब आप आगे ये भी देखेंगे कि पहले जेएस मिल ने कौन कौन से बुक्स लिखी हैं, है ना। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कौन कौन से बुक लिखी हैं, ठीक है। तो ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, इसमें मिल ने अपने विचारों को बहुत धारा प्रवाह और तार्किक रूप से व्यक्त किया है, और न्यूटन के भौतिकतावादी जो विचारक थे उनको भी इसमें पिरोया है, ठीक है। और ह्यूम के भी कुछ विचारों को भी लिया है। तो ये अपने तार्किक विश्लेषण किया है इसमें। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि जो नकारात्मक उदारवाद था उसको सकारात्मक उदारवाद में बदलने के लिए राज्य के द्वारा जो अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप होंगे, प्रगतिशील करारोपण जो किया जाएगा, उसकी बात की है ना। तो सकारात्मक उदारवाद की बात की है इसमें। और एस्से ऑन लिबर्टी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात है जिसमें, है ना। तो स्वतंत्रता के पहलू को बहुत ही अच्छे से बताया है इस पुस्तक में, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है ना कि कौन सी पुस्तक में किस बात पे चर्चा की गई है, ये बात हमें जरूर याद रखना है, ठीक है। और कभी कभार आजकल के टाइम पे क्या है कि एग्जाम में बुक के सीक्वेंस अलग अलग विचारकों को दे रही है, उनमें आप अरेंज करो कि कौन सी बुक पहले लिखी गई, फिर उसका सीक्वेंस वाइज टाइम पीरियड के हिसाब से ऑर्डर वाइज चेंज करना होता है। यूजीसी नेट में आजकल एग्जाम ऐसे क्वेश्चन तो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, है ना, और मैचिंग वाले फॉर्मेट में, दोनों में, है ना। और अगली बुक कंसिडरेशन ऑफ ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसमें मिल जो है प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र की बात करता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को भी समान प्रतिनिधित्व की बात करता है, ठीक है।
लोकतांत्रिक पहलू की समर्थन करता है। और यूटिलिटेरिज्म यानी उपयोगितावादी विचार की इसमें दिए गए हैं इसमें मिल ने। और सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, इसमें भी मिल ने महिलाओं के अधिकारों की बात की है और उनके प्रतिनिधित्व की बात की है, संपत्ति की बात की है, संपत्ति के अधिकार की बात की है। अच्छा, कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं, है ना। और कौन सी पुस्तकें हैं कि इनफ्रेंचाइजमेंट इनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ वोमेन, इस पुस्तक में मिल ने महिलाओं के मताधिकार की बात की। ठीक है, ये पुस्तक जरूरी है, आपको याद रखना होगा। और एक और बुक लिखी, कौन सी बुक थी वो, कि 3 एसे ऑन रिलीजन, धर्म पर 3 निबंध, इस टाइप की एक पुस्तक है। और एक और पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, है ना, और वो इंडियन पर्सपेक्टिव में है तो जरूरी है उसको याद रखना। वो कौन सी है कि ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। ये 3 किताबें आपको और यहाँ ध्यान रखनी है, जो जॉन स्टुअर्ट मिल की ही हैं। ऑन द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, और इन्फ्रेंचाइजमेंट ऑफ वोमेन, और 3 एसे ऑन रिलीजन। ठीक है, इसके अदर बुक्स तो लिखी हैं पर यहाँ पे एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं इसमें से। ठीक है, और अब हम कुछ पीवाईक्यू भी आगे देख सकते हैं इसमें। पर हाँ, ये हमें समझना होगा कि मिल का जो जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार था वो भारतीय संदर्भ में उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि भारत में क्या उसने कहा कि लोग कानून के भीड़ के समक्ष जो है कानून को जनता मतलब लोग सरकार अस्वीकार कर देती है या कानून बदल दिए जाते हैं। ठीक है, और अब कुछ पीवाईक्यू देखेंगे, हम जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला ये है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जेएस मिल द्वारा नहीं लिखी है। ठीक है, नहीं रचित है, तो कौन सी है, ऑन लिबर्टी इसने लिखा है। ठीक है, ठीक है। और द सब्जेक्शन ऑफ मूवमेंट आपने पहले देखा, सब्जेक्शन ऑफ मूवमेंट लिखा है। ब्रिटिश इंडिया नहीं लिखा, यही वो पुस्तक है और यही सही होगा, क्योंकि यूटिलिटिज्म भी लिखी रही है उसने ही लिखा है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मिल का विचार जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसलिए नहीं माना है क्योंकि भारत में पैतृक शासन की बात की और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उसने हस्तक्षेप ना करने की बात की। और आप देखेंगे कि जो 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश शासन था भारत में, उस इसलिए इसके विचारों से ही प्रभावित होकर उसने भारतीय धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से स्वयं को रिस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और देखेंगे, निम्न में से मिलान करिए। आप सीधे सीधे देखिए, ये भी उत्तराखंड लेक्चर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है 2020 में आया है। हमने मिल की पुस्तक तो हमें पता है पहली। ठीक है, मिल ने कौन सी पुस्तक लिखी, ठीक है, एसे ऑन लिबर्टी, ये हमने पहला मिला दिया सीधा सीधा। ठीक है, अब आप देखो कि 1 का डी हो रहा है, तो आप देखो 1 में कोई डी है, तो डी तो केवल यही है, बाकी में डी नहीं है, तो इसका मतलब ए ही सही होगा, है ना। ये हम ट्रिक से कर रहे हैं, लेकिन हमें अदर भी बुक्स के नाम याद रखने होंगे। ठीक है, जैसे हमने ये देखना पहले ही देखा है कि बर्लिन जो लिखा है, बर्लिन 4 एसे ऑन लिबर्टी लिखा है। ठीक है, और लास्की ने क्या लिखा है कि लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, है ना। और हेयक ने लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब कुछ बुक्स की लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था, एक रह गया था कि मिल जो है स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में जब अपनी बात करता है कि राज्य जो है और सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा उतना नहीं है जितना कि बहुमत समाज। क्योंकि मिल डी टॉकविले, उसका जो एडी टॉकविले उसका मित्र था, वो जो अमेरिका गया और वहाँ के लोकतंत्र को महसूस किया कि वहाँ पे लोकतंत्र का या लोक जनता का शासन नहीं है बल्कि बहुमत की निरंकुशता है। ठीक है, एडी टॉकविले ने अपनी जो बुक लिखी उसमें क्या था कि डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1814 में, 1840 में उनकी किताब आई और उससे प्रभावित हुआ। उसने कहा कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी, बहुमत की निरंकुशता। तो इसी आधार पर मिल ने भी ये माना कि लोकतंत्र के लिए खतरा जो है वो बहुमत निरंकुश समाज है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। तो
स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र समाज और लोकतांत्रिक जीवन शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने पिछली वीडियो का भी एक जो रह गया था ये भी हमने आपको बताया। तो इस तरीके से हमने उपयोगितावादी दर्शन के विषय में हमने जाना और क्या क्या क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये हमने समझा। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके।